जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर दिया गया, जो क्वेश्चन किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, जिस वो कहां से किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहां से क्वेश्चन आता है, और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। अब इस पर तो बात होती नहीं है, इसमें बेनिफिशरीज कौन है, किसका प्रैक्टिस था, कौन डिप्टी सीएम क्या बोला दिल्ली में, बोला टेक्निकल मामला है। अब ये लोग गोबर लोग हो, क्या समझेंगे, 5 जाने सरस्वती के हाथ, बाजा चल रही हो बाजा, और ये लोग औकात दिखाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि जनता जिस दिन चाहेगी औकात बता देगा। जात पात में ये बिहार फंसा हुआ इसीलिए ना, हमको डरते नहीं, इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सरकार को कट्टी में दम दे रहा हूँ। यदि नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए, पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर छात्रों की तबीयत खराब हुई है, और देखिए, जो छात्र अनशन पर बैठे हुए थे उसमें 2 छात्रों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इससे पहले क्या कुछ हुआ है, पप्पू यादव पहुंचे थे। पप्पू यादव, देखिए, हर समय जब भी बात होती है छात्रों की, छात्र से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे की बात होती है तो नाम आता है पप्पू यादव का। देखिए, पप्पू यादव की एक पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी, और कहा तो यह भी जाता है कि पप्पू यादव ने जब जन अधिकार पार्टी बनाया तो उसके साथ एक छात्र विंग थी, छात्र विंग भी बनाया गया, जिसका नाम था जन अधिकार छात्र परिषद। और छात्र परिषद के बारे में कहा जाता है कि वास्तविक रूप से अगर जन अधिकार पार्टी को, और एक तरह से कहें तो पप्पू यादव को भी बड़े फ्रेम में एक पहचान दिलाई तो छात्र परिषद नहीं दिलाई थी। मतलब छात्रों के मुद्दे पर पप्पू यादव हमेशा ही जो है काम करते रहते हैं, उनकी बातें करते हैं। बहुत पहले भी एक बार छात्रों के मुद्दे पर उन्होंने पटना बंद का आह्वान किया था। और जिस तरह से पप्पू यादव का नेचर है, सभी कोई जानते हैं कि काफ़ी आक्रामक वो तेवर दिखाते हैं। हालांकि गरीबों की मदद करने में, छात्रों की मदद करने में सबसे पहले निकलकर पप्पू यादव आते हैं। पटना के बाढ़ में भी उनका एक मानवीय चेहरा निकलकर सामने आया था। लेकिन अब पप्पू यादव अपने मिजाज के कारण जाने जाते हैं। पप्पू यादव ने एक बड़ा चैलेंज फिर से ठोक दिया है। देखिए, पप्पू यादव क्या करेंगे। पप्पू यादव आज पटना के गर्दनी बाग पहुंचे हुए थे। पहले तो उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों को कहा कि देखिए, सदन चल नहीं पाया, इसलिए हम आपकी आवाज़ नहीं उठा पाए, नहीं तो फैसला तो हम वहीं पर करा देते। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद भी जो लोग यहाँ पर आकर राजनीति किए थे उनको चेतावनी दे दी है। आप समझ रहे होंगे, तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे थे, तेजस्वी यादव पर भी बड़ा प्रहार किया है। कहा है कि वो केवल आते हैं और आकर चले जाते हैं, क्यों नहीं छात्रों के साथ बैठे। इतना बड़ा मुद्दा था, छात्रों से बड़ा मुद्दा तो किसी का हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, पप्पू यादव पटना के गर्दनी बाग पहुंचकर छात्रों से मिल रहे थे, अनशनकारी छात्रों से मिल रहे थे, और बड़ी घोषणा कर दी है पप्पू यादव ने। बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे दी है। देखिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। देखने दीजिए और सटा दीजिए ना, आगे आगे सटाइए भैया, विजुअल चेहरा पर। जब एग्जाम दिए अरे हमारे एग्जामिनेशन सरल एग्जामिनेशन के तहत आ भी जाएंगे, और आप जिसका अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम उम्र था, जो इसके बाद वो उसका लाइफ इधर भी सर देखते हुए वो तो लगभग बर्बाद हो जाएगा। तो री एग्जामिनेशन ही मात्र एक उपाय है।
एग्जामिनेशन ही एकमात्र उपाय है। बीपीएससी गेट पर आप धरना सरकार को चाहिए री एग्जामिनेशन। यदि सरकार, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा देश का मुद्दा है पेपर लीक आउट, और इसमें सरकार का सिस्टम, सरकार के कुछ लोग, बीपीएससी, कोचिंग और माफिया सबकी मिलीभगत होती है। 4 सिस्टम मिलकर के इस देश के युवाओं के भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती रही है। एक क्वेश्चन पेपर लीक आउट कब बंद होगा? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाइए। 12,000 बच्चे का एग्जामिनेशन यदि कैंसिल हुआ तो सभी बच्चों का एग्जामिनेशन को कैंसिल करिए और उसके बाद नए क्वेश्चनर के द्वारा एग्जाम लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोगों को बच्चे के भविष्य के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 14 ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हम 7 बच्चे भूख हड़ताल पर है, लगातार अनशन पर है, सत्याग्रह पर है, और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से जा चुके हैं जिनका हालात अच्छा नहीं है और वो पीएमसीएच में है। ये बच्चे भी इसी बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिकल बच्चा है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले लिखते हैं डिमोसाइड, आप लोग लिखते हैं डिमोसाइड, डोमिसाइड का मुद्दा आप लिखते हैं। सबसे पहला मैं आपको वही देखता हूँ। दूसरा मुद्दा लिखते हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है। और पेपर का जितना लीक आउट होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी जो बात सामने आई है या जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर दिया गया, जो क्वेश्चन किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, जिस वो कहां से किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहां से क्वेश्चन आता है और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। अब इस पर तो बात होती नहीं है, इसमें बेनिफिशरीज कौन है, किसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस है, बेटा बैठे। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में सरकार ने कह दी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं थी तो फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो हम ये सरकार से जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद 2 तरह के क्वेश्चन कहां से आए, और ये 2 तरह के क्वेश्चन क्यों आए। एक, दूसरा, यदि आप हार्ड क्वेश्चन को लाएंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रभावित होगा जो बच्चा आज नहीं आ पाया है। और यदि जनरल को जो क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को छोड़ देंगे वो प्रभावित होगा जो आ गया है। तो सवाल उठता ये है कि क्या ये भैया ये जो मुद्दा है जिसमें आपने एक ही डिमांड, 2 डिमांड है आपका, मानता हूँ वो जीनियस नहीं है, वो सिस्टम को प्रभावित करता है और बिना सिस्टम के प्रभावित किए वो सक्सेस नहीं हो सकता। और यदि सक्सेस करने की ताकत है तो ओपन एग्जाम कराओ किसी बड़े हॉल में और उसका सीसीटीवी बाहर करो, जो दुनिया देखे तुम्हारे एग्जामिनेशन को, मत करो। जितना को जहाँ एग्जाम हुआ, चाहे गया में हुआ, गया में लाउड स्पीकर लगा करके क्वेश्चन हो दिया, आरा की स्थिति वही हुई। तो एक सेंटर पर 12,000 का सवाल नहीं ना है। कल डिप्टी सीएम क्या बोला दिल्ली में, बोला टेक्निकल मामला है। अब ये लोग गोबर लोग हो, क्या समझेंगे, 5 जाने सरस्वती के हाथ, बाजा चलियो बाजे, और ये लोग औकात दिखाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि जनता जिस दिन चाहेगी औकात बता देगा। जात पात में ये बिहार फंसा हुआ इसीलिए ना, हमको डरते नहीं, इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सरकार को कर्तव्य में कम दे रहा हूँ। यदि सरकार निर्णय नहीं लेगी
तो कल से पप्पू यादव बीपीएससी के आगे बैठेगा। ये देखिए पप्पू यादव बोले कि नहीं होगा। आ रहे हैं तो आप इनकी लड़ाई आप यहाँ लड़िए और सदन में वहां जाकर के कोई लड़े। दूसरी बात, जब लोकसभा विधानसभा चलता है और इतनी बड़ी घटना घटती है तो फिर आपके विधायक एमपी ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं, और सदन इस मुद्दे पर बंद क्यों नहीं करता है, और इस मुद्दे पर सदन क्यों चलने देता है। हल्की हल्की बातों पर सदन बंद होती है, तो सदन में जब सदन चलता है तब आपके मुद्दे नहीं उठते हैं। तीसरी बात, जो लोग इतने बड़े ताकत में हैं, चाहे जिस भी दल के लोग, उनको चाहिए था कि हर कीमत पर बच्चों के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ बैठना, तो सरकार का दबाव ज्यादा पड़ता और मीडिया इसको ज्यादा हैपर करता। लेकिन यदि आप खाली आप बोलिएगा और यदि आप पूरे बिहार में जब आप छोटे मुद्दों को लेकर लड़ सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे से और युवाओं से छात्र से बड़ा मुद्दा धरती पर कुछ नहीं हो सकता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। यदि हिंदुस्तान का कोई बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है एजुकेशन, वो मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम, वो मुद्दा है एग्जामिनेशन, वो मुद्दा है नियोजित संविदा को बंद करो, वो मुद्दा है बिहार और बिहारी की अस्मिता, वो मुद्दा है बिहार के बच्चों के भविष्य, वो मुद्दा है किसान का भविष्य। जो 2-3 मुद्दे हैं उस पर ये देश कभी गंभीर नहीं होता। इसीलिए मेरा दूसरा सवाल है, ये जितना सेंटर है, ये सेंटर तय कौन करता है? आयोग। ये सेंटर, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमको क्वेश्चन मिला ही नहीं। मात्र 60 बच्चे को क्वेश्चन मिला और बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिला। वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाता है पूरा? वो सीसीटीवी फुटेज। दूसरी चीज, खगड़िया के सर्किट हाउस में पदाधिकारी का बच्चा मुर्गा खा करके बिना मुर्गा खाए दे देगा। नेता का बेटा पास कर जाएगा, नेता का बेटी आईएएस बन जाएगा बिना लिखे। नहीं होता। अच्छा, ये जो 1000 करोड़ का प्रैक्टिस है, इसमें जो 1000 करोड़ जो पैसा कमाया गया है, आपको क्या लगता है ये पैसा सिर्फ कोचिंग और यूपीएससी कमाया है कि इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है? पैसा ऊपर से नीचे गया है कि कोई आदमी को गया है? ध्यान रखिएगा एक बात। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।